अली अनवर साहब, आपसे मेरा सवाल है, अगर इस मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उस मसले से अगर इसको हम जोड़ दें, आपकी पार्टी के भी 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने जिस तरह की टिप्पणी की उसको लेकर भी तमाम सवालात खड़े हुए हैं। अरे कहां से कहां आप बात लाए। पहले इनका प्रधानमंत्री जी ये होने वाले अपने को कह रहे हैं, और इनकी पार्टी ये जो विदेश नीति ये कह रहे हैं, ठीक है, चीन की वो जा करके वहां प्रशंसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खा रहे हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आपकी विदेश नीति क्या होगी प्रधानमंत्री बनिएगा तो, ये न बताना चाहिए। आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, संसद पर हमला हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद क्या बातचीत बंद कर दिया गया? पाकिस्तान के साथ की बातचीत हुई, उनकी सरकार ने बातचीत की। आपके पास क्या नुस्खा है, क्या फार्मूला है, आप क्या कीजिएगा? ठीक है, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी कूटनीति जो है, हमारी जो रणनीति है, हमारी वैदेशिक नीति है, लचर लग रही है, लेकिन उसका आप विकल्प सुझाइए। वैसा कुछ विकल्प तो बता नहीं रहे हैं। बिरयानी खा रहे हैं कि जा रहे हैं। अरे भाई, जहां लोग टेबल टॉक में बैठते हैं बातचीत शुरू करने के लिए एक दूसरे की, ये कोई मुद्दा तो हुआ नहीं। बोलिए सुधांशु जी, आप कर क्या रहे हैं, कैसे रोकिएगा ये बताइए। उन्होंने, मेरे ख्याल अली अनवर साहब में उनको सुनने की पेशेंस ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आंख दिखानी चाहिए थी, बिरयानी नहीं खिलानी चाहिए थी, चीन के साथ सख्त भाषा में बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह चीन का रवैया और पाकिस्तान का रवैया चल रहा है और हिंदुस्तान का ये आज ये सॉफ्ट स्टेट का एक जो इंप्रेशन जा रहा है, ये देश की अस्मिता और देश की इज्जत के लिए ठीक थोड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, वहां पे ये जो देखिए, और कूटनीति जो होती है वो सिंबलिज्म पे डिपेंड करती है। एक एक मूव जो होता है वहां पर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मूव चल रहे हैं इनके बारे में, उससे एक ये बिल्कुल पिलपिला राज्य जिसको कहते हैं, उसका एक हम संदेश दे रहे हैं जो भारतीय अस्मिता और भारतीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, और लाल आंखें दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, अब ये अली अनवर साहब सुनना चाहें तो सुनेंगे ना। अली अनवर साहब तो जो है, मतलब मैंने कहा क्या बोले, 2003 में खुद साथ ये थे। अच्छा, और इनका एक बहुत संकीर्ण, जितनी बिटरनेस इनकी भाषा में अगर आप सुने तो जितनी बिटरनेस और जिस संकीर्णता से ये बात कर रहे हैं उसमें इनको सोचा जाए। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमेंी के उम्मीदवार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आप कह रहे हैं, आप अखिलेश जी, हाँ बोलिए। अखिलेश जी, मेरा सिर्फ सीधा सी बात आपके सामने ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के ऊपर बोलने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं, अप्रैल 2001 में एनडीए की बीजेपी की अगुवाई वाली गवर्नमेंट थी, बीएसएफ के 12 जवानों को बांग्लादेश की बॉर्डर पे मारा गया। मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, दुनिया का कोई देश उसको नहीं बुलाता था, आपने उसको आगरा में बुलाया, सुषमा जी ने झुक के सलामी भरी। अब अलग बातचीत कर लेते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, आज नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें बहुत ही जोरदार तरीके से भ्रष्टाचार पर भी वो बोले, अक्सर बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, बंगारू लक्ष्मण आज मंच पर कैसे नजर आए हैदराबाद में? उनके भ्रष्टाचार में क्या कहा है? आप ये सुधांशु मित्तल साहब से मेरा सवाल है, शक्ति जी सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार में जो कहा है उसको देख लेंगे तो पता चलेगा। हाँ, सुधांशु मित्तल साहब, कैग ने जो भ्रष्टाचार के उनके बारे में कहा, अगर वो भ्रष्ट है ना तो जनता की सरकार गुजरात की जनता देख रही है, और गुजरात की जनता को मूर्ख ना समझिए। हिंदू मुस्लिम मैंने आपसे सुधांशु मित्तल साहब सीधा सा सवाल पूछा है, जब चुनाव बंगारू लक्ष्मण आज मंच पर के नाम पर कैसे नजर आए हैदराबाद की अगर बात की जाए? सुधांशु मित्तल साहब जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये कि बंगारू लक्ष्मण आज हैदराबाद में नजर आए हैं नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर। जी मुझे नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में और किस स्थिति में वो वहां पे, तो जब तक जानकारी ना हो उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। प्रदीप जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या इशारा है? आप एक तरफ तमाम बातें कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं, और बंगारू लक्ष्मण मंच पर हैं साथ में। देखिए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपका अपना दामन साफ होना चाहिए, इसमें किसी तरह
कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और बंगारू लक्ष्मण के उस मंच पर होने का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। उसका एक सीधा सा ये मैसेज जाता है। बंगारू लक्ष्मण को उस मंच पर नहीं होना चाहिए था। अगर आप भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, देखिए भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार को छुपाकर सिर्फ दूसरे के भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा, लोग उसको मानने वाले नहीं हैं। आपकी बात चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई पार्टी करे, तभी वो लोग सुनने को तैयार होंगे जब आप सारे भ्रष्टाचार को एक नजर से देखेंगे। जी, शक्ति सिंह गोयल जी, आपसे मेरा सवाल है। दरअसल अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे तो हर गरीब की थाली में उस वक्त रोटी थी, इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल की जरूरत ही नहीं थी, और अब किसी की थाली में रोटी नहीं है, इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल की जरूरत है। ये सबसे बड़ा अखिलेश जी प्रमाण है कि मोदी कितना झूठ बोल सकते हैं। उस वक्त भी गरीबी थी, उस वक्त भी लोग दुखी थे। अगर आज ऑफिशियल फिगर्स भी देखे तो मनरेगा आने के बाद हर रात को काम और रोटी कई हद तक मिली है। जो भूखे हैं उनको अन्न देने की बात कांग्रेस करती है, वो मोदी को मंजूर नहीं है। गुजरात में आप ह्यूमन इंडेक्स देख लीजिए, जो ह्यूमन इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है पूरे देश के, और वहां पे वो बैलेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं। चंद चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ट्रेजरी लुटा रहे हो। 3 बार क्यों जीतते हो? मैं कहता हूं हाँ जीते हैं। कैसे जीते? एक भी इलेक्शन में प्रदीप सिंह जी और अखिलेश जी, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आप मानोगे मेरी बात कि हर चुनाव नजदीक आता है, मोदी गुजरात में विकास की बात नहीं करते हैं, वो हिंदू मुसलमान के डिवाइड करते हैं। गौरव यात्रा निकाल के, मुशर्रफ को गाली देके, अफजल गुरु को फांसी, लास्ट इलेक्शन में कहा कि पाकिस्तान को सर क्लिक दे देंगे। शक्ति जी, आपने जो बात कही तो विकास के नाम से क्यों वोट नहीं मानते हो? उसके बाद मैं अली अनवर साहब के पास भी जाऊंगा, सुधांशु मित्तल जी के पास भी जाऊंगा। हैदराबाद को अगर चुना जाता है शंखनाद करने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है प्रदीप जी? और क्या इसका एक ये भी अर्थ हो सकता है, चूंकि उन्हें चुनौती भी मिली थी वहां पे एक खास तबके के नेता की तरफ से कि हैदराबाद आप आए, क्या कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मंशा इसके पीछे हो सकती है? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो चाहेंगे कि उनको बार बार खींचकर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ले आया जाए, क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर जो है उनका रिकॉर्ड बहुत कमजोर है। 2002 के दंगे का दाग उनको अपने पूरे जीवन भर ढोना है। तो इसलिए आप देखिए कि आज पूरे भाषण में उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि हमारी सारी समस्याओं की जड़, हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा विकास से। विकास नहीं होगा तो सारी इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। हैदराबाद को क्यों चुना? मुझे लगता है कि उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण है कि देश में 2 ऐसे शहर हैं, बेंगलोर और हैदराबाद, जो आईटी का हब है, जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा युवा लगे हुए हैं। वो युवाओं को जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं बीजेपी की ओर, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके सपने का जो भारत है उसकी ओर हम ले जा सकते हैं। अब वो युवा यकीन करेंगे, वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा, ये बाद की बात है। तीसरा कारण ये है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, और हैदराबाद जैसे शहर में अगर 80,000 से 1 लाख के बीच की सभा होती है नरेंद्र मोदी की, तो उसका मैसेज देश के बाकी राज्यों में जाता है। मतलब और कार्यकर्ता जिस तरह से बोलता है, आप इंतजार करते रहिए, कुछ दिन आपको सुनाई देगा यूपी और बिहार से कि ये 80,000 1 लाख 5 लाख में बदल गया है। ठीक है, कार्यकर्ता बोलेगा कि वहां 5 लाख की भीड़ थी। बिल्कुल। तो उसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। मुझे नहीं याद है कि बीजेपी के किसी नेता की इतनी बड़ी सभा हैदराबाद में कभी हुई। ठीक है, अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि तेलंगाना के मुद्दे पर भी मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस 2 भाइयों को लड़ा रही है। ये कांग्रेस के वो कौन से कारनामे हैं कि उसने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने जाए, ये हालत पैदा करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। छोटे राज्यों की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था।
झारखंड भी मिठाई बांट रहा था। मोदी ने जो ये बातें कही, इसका क्या मतलब है? और जब भाषण के आखिर में वो जय तेलंगाना और जय आंध्रा कहते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया आखिर उसके क्या मायने मतलब है। लेकिन एक और लिहाज से आज की ये रैली बहुत खास रही, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। इस रैली में कई लोग ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने बाकायदा 5 रुपए का टिकट लिया था। सुधांशु मित्तल साहब, नरेंद्र मोदी को ब्रांड के तौर पर तो आप लोग प्रमोट कर ही रहे हैं, क्या अब प्रोडक्ट भी बना दिया आप लोगों ने? अखिलेश जी, जो राजनीति से जिनकी जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी, वो सब जानते हैं जी कि आज के दिन कितना मुश्किल होता है जब कोई रैली करी जाती है या कोई भाषण किसी का करवाया जाता है तो लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। सब लोग उनके लिए गाड़ियां भेजते हैं, सब लोग उनको हर तरह का प्रलोभन देके कोशिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ रैली में आ जाएं। जी, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे कि एक नेता को सुनने के लिए जनता आतुर होती है जी, और संगठन कहता है कि ये पैसा हमें उत्तराखंड के लोगों को देना है। तो अगर आपको इस नेतृत्व को सुनना है तो आप आके इसमें 5 रुपए का दान दीजिए ताकि जहां पे त्रासदी हुई है वहां पे लोगों की मदद हो सके। ठीक है सुधांशु अब जी। उसको इस हाँ। संकीर्ण दृष्टिकोण से और इतने हल्के दृष्टिकोण में देखना कि ये कोई ब्रांड है या ये कोई पैसे का खेल है, ये शायद मतलब अच्छा, अली अनवर जी की जनता की मानसिकता पे कुठार रखा है। अली अनवर जी, पटना में भी गांधी मैदान में तमाम रैलियां होती हैं और किस तरह से लोग वहां पर आते रहे हैं रैलियों में, किस तरह से उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, आपको भी पता है। इस मायने में तो आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे ना कि इनकी रैली में 5 रुपए देकर भी लोग आने को आतुर थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जो कहा कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। और ये इस देश का जो पूंजीवादी सिस्टम है वो संकट में है और उस संकट से उबरने के लिए जो इस देश के सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, वो इस तरह का रास्ता अपना रहे हैं। अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग इनको खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं, इनका सारा चीज जो है इनका, अरे आप सुनिए तो, दूसरे की बात भी सुनिए जनाब। हम लोग पड़ोसी भी हैं, एक जगह बतिया लेंगे, हम लोग यहाँ चैनल पर हैं तो एक दूसरे की बात सुन। एक और मेहमान हमारे साथ हैं तो साहब, मित्तल साहब, ये प्रायोजित है, सब कुछ प्रायोजित है, ये कहीं भी स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, समझ गया आप जो कह रहे हैं अली अनवर साहब, ने समझ गया। शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। शक्ति सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मोदी गुजरात में एजेंडा सेट करते आ रहे थे, कुछ वही दिखने को मिल रहा है राष्ट्रीय राजनीति में भी? मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और तमाम चर्चाएं हो रही हैं मोदी के इर्द गिर्द। देखिए अखिलेश जी, उसी में वो माहिर है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप उत्तराखंड के लिए इतने चिंतित थे तो स्पेशल प्लेन लाने की बजाय आप अगर सर्विस प्लेन में आते, जो पैसा बचता वो 5 रुपये से कहीं ज्यादा होता और वो पैसे आप उत्तराखंड में दे देते। सभी चीफ मिनिस्टर में जाके पहले कम से कम पैसे किसी ने ऑफर किए तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने जाके वहां टोकन जो सब 10-10 करोड़ दे रहे थे, ये 2 की बात करके आए थे। इनका एक है, उनके जो टीचर्स थे उन्होंने कहा था, उनका जब सम्मान हुआ था उनके टीचर्स ने कहा था कि जब छोटा बच्चा था पढ़ने में बहुत माहिर। क्या आपको लगा कि नरेंद्र मोदी का ये भाषण उनके पिछले कुछ भाषणों से अलग था? मोदी बहुत नई नजर आई। एक नई बात, जो एक खास बात पहली बार उन्होंने बोली, वो एनडीए का कुनबा बढ़ाने की एक कोशिश। उन्होंने एनटीआर के नाम पर जो अपील की, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के बारे में जो अपील की, एक तरह से टीडीपी के लिए संदेश था, तेलुगु देशम के लिए, कि फिर से एनडीए के फोल्ड में लौट आइए। दरअसल आपका डीएनए जो है वो एंटी कांग्रेस की राजनीति ही है, तो आपको फिर से लौट आना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की ओर से ये पहली कोशिश थी कि अभी जो एनडीए के 2 साथी हैं उनके अलावा किसी, मतलब उनके नाम पे जो एनडीए का कुनबा बिखर रहा है उसको कैसे और बढ़ाएं या समेट के रख सकें। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।